हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे आईटी जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आए स्टूडेंट जेईई मेंस सुपर 30 गेट एग्जाम रेडी फॉर जेईई मेन 2021। आगे क्या स्टूडेंट वो मैं आपको बताने वाला हूं। अटेम्प्ट इट लाइव एवरी फ्राइडे टू संडे 10 बजे, मतलब आप फ्राइडे से लेकर संडे तक 10 बजे लाइव क्लास इनके अटेंड कर सकते हो। 30 टेस्ट होंगे, 10 ईच सब्जेक्ट, 30 टेस्ट होंगे और हर एक सब्जेक्ट के कितने होंगे 10 पीसीएम के। क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, जो टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी पर वो इनको क्यूरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट जेईई मेन सिलेबस, जो आपका जेईई मेंस का सिलेबस है उसे कंप्लीट कराया जाए। जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप आगे देख सकते हो 10 टेस्ट ईच सब्जेक्ट। फ्राइडे फिजिक्स का होगा 10 बजे, सैटरडे केमिस्ट्री का होगा 10 बजे और उसके बाद संडे में होगा आपका मैथ्स का, ये ठीक है ना। शेड्यूल स्टार्टिंग 13 अक्टूबर कंप्लीटेड बाई 3 जनवरी, मतलब ये 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 3 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा इसका टॉप एजुकेटर्स द्वारा। यहां पर देख सकते हो इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं, ये सभी इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपका एनालिसिस करेंगे जो भी आप टेस्ट दोगे। स्टूडेंट्स थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 1 में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर चल रहा है और ये इसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं जिसकी वीडियो आपको कल सुबह मिलने वाली है। तो टेंशन ना लो यार, बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कराने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जो बेल आइकन है दबा लेना। तो स्टूडेंट इसमें आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट युग्मन गुणांक आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी कुंडली में संचित स्थिर ऊर्जा की बात करें वो पढ़ाऊंगा। एडी करंट्स जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भंवर धारा जिसे कहते हैं, वो सारे टॉपिक्स आज की वीडियो खत्म करने वाला हूं। बट अगर आपके अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक रह गया हो, वैसे मैंने सारे टॉपिक्स करा दिए हैं आपके कहने पर, अगर कोई टॉपिक फिर भी रह गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं, देखो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। युग्मन गुणांक, इंग्लिश में कहते हैं इसको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। होता क्या है, देखो अगर हम दो कुंडलियां हैं, अगर दो कुंडलियों के युग्मन गुणांक की बात करें जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दो कुंडलियों का जो युग्मन गुणांक है ये कुंडलियों के युग्मन की माप होती है। अगर हम बात करें हमारे पास दो कॉइल्स हैं, कितनी कॉइल हैं, दो कॉइल हैं इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों कुंडलियों के बीच क्या उत्पन्न होगा, अन्योन्य प्रेरक गुणांक अगर एक दूसरे के पास रखी हुई है। अगर हम पहली कुंडली की बात करें तो इसका स्व प्रेरक गुणांक L1 और इसका कितना होगा L2, यही तो होगा। तो दो कुंडलियों का जो युग्मन गुणांक है वो कुंडलियों के युग्मन की माप होती है। और अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो K बराबर √ के अंदर M बटे L1 × L2 होता है। और एक चीज आप सभी को याद रखनी है, K का जो मान है वो हमेशा 1 से कम होगा। K का जो मान है हमेशा 1 से कम होता है, ठीक है। अब मैं सारी चीजें लिख देता हूँ अगर आप लिखना चाहते हो। तो M1 क्या है, L1 क्या है, L2 क्या है। तो M1 क्या है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। L1 क्या है, पहली कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक। L2 क्या है, द्वितीय कुंडली या दूसरी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक। ये सारी चीजें आप खुद लिख सकते हो। M क्या है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक। L1 क्या है, पहली कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक। L2 क्या है, दूसरी कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक। और K का जो मान है वो हमेशा 1 से कम होता है। बस ये छोटा सा याद रख लेना, कभी कभी न्यूमेरिकल इस पर बन जाते हैं। बात करते हैं कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा की, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ कॉइल। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर स्टूडेंट हम किसी कुंडली में अगर कोई कॉइल है, इस तरीके से कोई कॉइल है और अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, धारा। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में आप सभी जानते हो क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। आप सभी को पता है इतना, तो क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल का काम क्या होता है, ये दोनों धारा के बढ़ने का, जो हम सेल से धारा को बढ़ाएंगे उसके बढ़ने का विरोध करते हैं, उसके बढ़ने का विरोध करते हैं। यही मैंने आगे लिखी है, जो धारा के बढ़ने का विरोध करता है। इसलिए धारा को, अगर धारा अपने उच्चतम मान तक पहुंचना चाहती है, इसलिए धारा को अपने उच्चतम मान तक पहुंचने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। ये क्या करेगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल इसको रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन धारा को अपने उच्चतम मान तक पहुंचना है। तो उच्चतम मान तक पहुंचने के लिए धारा क्या करती है, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करती है। और जो कार्य करती है वो कहां से आता है, सेल से। आगे मैंने लिखा है कुछ कार्य करना पड़ता है और इस कार्य के लिए जो ऊर्जा है वो कहां से आती है, बैटरी से। जो हमने बैटरी या सेल लगा रखी है उससे ऊर्जा आती है।
यही ऊर्जा जो है वो कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाती है या संचित हो जाती है। फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये कोई कॉइल है, ये कोई कुंडली है, हमने इसमें धारा प्रवाहित की इस सेल या बैटरी के द्वारा। तो स्टूडेंट, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो कि धारा के बढ़ने का विरोध करेगा। लेकिन धारा को अपने उच्चतम मान तक पहुंचना है, जहां तक वो जाना चाहती थी वहां तक पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए धारा को प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, और इस कार्य के लिए ऊर्जा कहां से आती है? बैटरी से। इसी वजह से बैटरी में, इसलिए वजह से कॉइल में एक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो मैंने यही चीज लिखी है कि जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो धारा के बढ़ने का विरोध करता है। इसलिए धारा को अपने उच्चतम मान तक पहुंचने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। इस कार्य के लिए ऊर्जा बैटरी से ली जाती है, और यही ऊर्जा उस कॉइल में, जिस कॉइल की हम बात कर रहे हैं, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। मैंने आगे लिखा है, यदि कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक कितना है? L है, और कुंडली में प्रवाहित अधिकतम धारा, क्योंकि अब धारा मैक्सिमम प्रवाहित होने वाली है, क्योंकि धारा ने ऊर्जा कुछ ऊर्जा या कार्य ले लिया। कार्य देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करेगी, तभी जो धारा है वो अपने उच्चतम मान तक पहुंच पाएगी। तो यहाँ पर जो धारा है उसकी वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। तो अधिकतम धारा को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? आई नॉट हो तो कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर सूत्र आप सभी को याद रखना है 1/2 L/I0²। अब आप सभी कहोगे सर यहाँ पर L क्या है? तो L मैंने यहाँ पर बता दिया है, स्व प्रेरण गुणांक, और I0 क्या है? अधिकतम धारा, कुंडली में प्रवाहित अधिकतम धारा। ये छोटा सा टॉपिक है, बट कभी कभी यार पूछ लिया था, इस पर न्यूमेरिकल्स भी कोई पूछ सकता है, तो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराने वाला हूँ। अब बात करते हैं प्रेरकों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता होगा, मैं आप सभी को थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। देखो, आपने पढ़ा था स्टूडेंट धारिता, मतलब जो मैंने कैपेसिटर्स पर पढ़ाए थे वो सभी ने पढ़ रखे थे। वहाँ पर मैंने आपको बताया था संधारित्रों के संयोजन में कि जो धारिताएं होती हैं, अगर हम उनके श्रेणी क्रम की बात करें और समांतर क्रम की बात करें, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा धारिता, या कह सकते हो आप कैपेसिटर्स, संधारित्र, फिर मैं बात करूंगा प्रतिरोध, और फिर मैं बात करूंगा प्रेरकत्व। तीनों की एक साथ समझ लो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन कभी ना रहेगा, ठीक है। अगर हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उनके लिए जो सूत्र होता है वो होता है 1/c बराबर 1/3 संधारित्र, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और समांतर क्रम में सूत्र होता है c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। अगर हम इसके उल्टे की बात करें, अगर हम प्रतिरोधों की बात करें तो इसका उल्टा कर दो। श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, और समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर हम प्रेरकत्व की बात करें तो बिल्कुल सेम इसी की तरह होता है, L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 अगर 3 कॉइल्स हैं तो, और 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। तो आप सभी को इतना तैयार कर लेना है कि जो प्रतिरोध और प्रेरकत्व होते हैं ये दोनों एक ही प्रिंसिपल, एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बट जो संधारित्र वाला पोर्शन है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आपको इसको प्रिपेयर कर लेना जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो हम श्रेणी क्रम संयोजन में यही लिखेंगे, L बराबर 3 मान लो, 2 मान लो, जितने मानना चाहते हो मान सकते हो। L1 प्लस L2, 2 कॉइल्स है, 3 कॉइल्स मैंने मान ली, यहाँ पर 3 कॉइल्स हैं, और समांतर क्रम में होगा 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रेरकत्व का सिंबल भी बता दे रहा हूँ आप सभी को, कुछ इस प्रकार से प्रेरकत्व का सिंबल होता है, ठीक है। धारिता की बात, प्रतिरोध की बात करें तो स्टूडेंट इस प्रकार से सिंबल होता है, आप सभी को याद रखना है। और धारिता की बात करें तो ये सिंबल होता है, ठीक है, CRL। तो आपको ये भी तैयार कर लेना। देखो छोटी छोटी चीज़ें होती है स्टूडेंट, आप सभी को ये तैयार होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रेरकत्व को हम कुछ इस प्रकार से, कॉइल होते तो कॉइल को दिखा दिया हमने, तार होता प्रतिरोध हमने इस तरीके से दिखा दिया, और यहाँ पर कैपेसिटर को हमने दिखा दिया है। धारिता को इससे रिप्रेजेंट करेंगे प्रतिरोध, और ये प्रेरकत्व है। क्लियर सभी को? तो उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है स्टूडेंट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रेरकों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन आप सभी के समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल प्रतिरोधों के ऊपर डिपेंडेड है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं भंवर धारा या एडी करंट्स के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, भंवर धाराएं। सभी लोग हेडिंग डाल लो, भंवर धाराएं, एडी करंट्स इंग्लिश में कहते हैं। समझ लीजिए क्या है, कैसे है। और आप सभी देखो मेहनत करो स्टूडेंट, नवंबर स्टार्ट हो चुका है,
आप सभी को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बेस्ट तरीके से, तभी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो टाइम कम है बट ज़्यादा प्रेशर लेने की कोशिश मत करना माइंड पर, माइंड को रिलैक्स रखो और तैयारी करने से लग जाओ, तभी हो पाएगा। देखो अगर आप माइंड को प्रेशर डालोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आपका नुकसान होगा, याद कुछ नहीं होगा। प्रेशर रहेगा, याद इतना तैयार करना है, कैसे तैयार करूँगा, उससे नुकसान ही नुकसान होने वाला है। तो मेरी मानो, माइंड को एकदम रिलैक्स रखो, एकदम चिल रखो कि मुझे बहुत कुछ आता है और बचे हुए टाइम में बहुत कुछ तैयार कर सकता हूँ, तो आप सभी के लिए फायदा रहेगा। ठीक है, चलो भंवर धाराएं, भंवर धाराएं, एडी करेंट्स। ठीक है, तो यहां पर मैं एक छोटा सा डायग्राम भी बनाऊंगा, तो यहां पहले लिख लो, जब किसी धातु के टुकड़े को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, अथवा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है, तो इसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये प्रेरित धाराएं जल में उत्पन्न भंवरों की तरह चक्करदार होती हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराएं कहते हैं। आगे एक लाइन और लिख लेना, कभी कभी भंवर धाराएं इतनी प्रबल होती हैं कि धातु का टुकड़ा रक्त तप्त, ब्रैकेट में लिख लेना रेड हॉट, रक्त तप्त तक हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर मैं चुंबकीय क्षेत्र को दिखा देता हूँ, छोटा सा एक डायग्राम बना लेना आप सभी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कोई धातु का टुकड़ा इस तरीके से, और यहाँ पर दिखा दो आप सभी F, मतलब इसको आगे पीछे किया जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा माना हमने यहाँ पर, एक समान। तो दोनों तरीके से हो सकता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र भी ले सकते हैं। यहाँ पर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है जो चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तित होना चाहिए। तो ऐसा करने पर क्या होगा, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस तरीके से आप दिखा देना यहाँ पर, ये हमारी क्या है, प्रेरित धारा है, जिसको हम भंवर धारा नाम कह रहे हैं ना, वो यही है भंवर धारा। तो क्या होगा स्टूडेंट, दो चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको एक समान मान सकते हो। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो धातु के टुकड़े को हम आगे पीछे करेंगे। जब आगे पीछे किया जाएगा तो इस धातु के टुकड़े के अंदर इसके संपूर्ण आयतन मतलब पूरे भाग में प्रेरित धाराएं या भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि धातु का टुकड़ा अपनी जगह रखा हुआ है, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र वो लगातार परिवर्तित हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। अगर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है तब भी उसमें प्रेरित धाराएं या भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। या फिर चुंबकीय क्षेत्र को एक समान रखना और इस धातु के टुकड़े को आगे पीछे करना, दोनों ही कंडीशंस में इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मैंने यही लिखा है कि जब किसी धातु के टुकड़े को, ये धातु का टुकड़ा हो गया, किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। अब ये किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, मतलब जहां पर चुंबकीय क्षेत्र लगातार परिवर्तित हो रहा है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। अथवा
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाती है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र आपने ले लिया एक समान, तो अब इसको आगे पीछे करोगे, आप लगातार इसकी गति कराओगे, तो दोनों ही कंडीशन में, तो इसके संपूर्ण आयतन में, किसके संपूर्ण आयतन में, धातु का जो टुकड़ा आपने ले रखा है उसके संपूर्ण आयतन में, तो इसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या उत्पन्न हो जाती हैं? प्रेरित धाराएं, इंड्यूस्ड करेंट्स। और ये जो प्रेरित धाराएं हैं, आपने जल में देखेंगे भंवर, देखें गोल 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 चक्करदार जो होते हैं वो भंवर होते हैं, तो ये प्रेरित धाराएं भी जल में उत्पन्न भंवरों की तरह चक्करदार होती हैं। आप सभी को दिखाई दे रहा है, मैंने गोल तरीके से दिखाई है। तो ये जल में उत्पन्न भंवरों की तरह चक्करदार होती हैं, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। जल में उत्पन्न भंवरों की तरह चक्करदार होती हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं या एडी करंट्स कहते हैं। तो नाम कहाँ से आया? जल में आपने देखे होंगे भंवर उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, तो वहीं से नाम आ रहा है इसका भंवर धारा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो भंवर धाराएं हैं इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं कि जो धातु का टुकड़ा है वो रक्त तप्त, रेड हॉट तक हो जाता है, इतना लाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाल। लेकिन कब होता है? जब भंवर धारा बहुत ज़्यादा प्रबल हो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपका एडी करंट्स के बारे में। अब हम जानेंगे भंवर धाराओं से हानि तथा उनसे बचने के उपाय। भंवर धाराओं से हानि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। भंवर धाराओं से हानि तथा उनसे बचने के उपाय, उनसे बचने के उपाय। भंवर धाराओं से हानि क्या है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं? देखो स्टूडेंट, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो हो गया तथा मोटर हो गया, इनकी जो आर्मेचर कुंडली होती है, इन कुंडलियों के क्रोडों में तथा ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर के फ्रेम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की हानि होती है। इसी वजह से स्टूडेंट इन क्रोडों एवं क्रोड ले लो या फिर फ्रेम ले लो, अगर हमने ट्रांसफार्मर ले रखा है तो उसका फ्रेम होगा। क्रोडों या फ्रेम को हम लोहे की एक अकेला टुकड़ा नहीं लेते, बल्कि बहुत सारे टुकड़ों को आपस में चिपका देते हैं। आपस में चिपकाने से क्या होगा? इन क्रोडों में प्रेरित धाराओं के प्रति क्या होता है स्टूडेंट? प्रतिरोध बढ़ जाता है और ऊर्जा की जो हानि स्टूडेंट वो कम हो जाती है, छीड़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही लिखने वाला हूँ, पहले उस डायग्राम को बना लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। मिटा दें इसको। अब समझिए आप, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझाने वाला हूँ। देखो सपोज करो अगर कोई सिंगल टुकड़ा है, कैसे भी बना सकते हो, यहाँ पर मैं आपको जनरली समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से कोई सिंगल टुकड़ा है तो इसके पूरे भाग में प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी तो बहुत ज़्यादा प्रबल होगी वो। लेकिन अगर बहुत सारे टुकड़े हमने आपस में चिपका दिए, ये एक टुकड़ा हो गया आपका, और भी टुकड़े इस तरीके से चिपकाते चले जाओ, बहुत सारे टुकड़े हमने आपस में चिपका दिए, तो क्या होगा? प्रेरित धाराओं का जो प्रभाव है वो बहुत कम आयतन में रह जाएगा। तो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं यही लिखने वाला हूँ, अगर हमने प्रत्यावर्ती धारा डायनमो ले रखा है या फिर मोटर ले रखा है या फिर ट्रांसफार्मर ले रखा है, तो इनकी जो क्रोडें होती हैं या फिर फ्रेम होता है, ट्रांसफार्मर उसका फ्रेम होगा, उसे हम एक अकेले टुकड़े के रूप में यूज़ नहीं करते, बल्कि इनके बहुत सारे टुकड़ों को आपस में किसी पेस्ट से चिपका लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इनके मध्य प्रतिरोध बढ़ जाता है और जो प्रेरित धाराएं भंवर धाराओं से होने वाली हानि है वो उसका मान कम हो जाता है। इसी वजह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा डायनमो अथवा ट्रांसफार्मर के जो फ्रेम है वो पटलित क्यों बनाए जाते हैं? तो वो रीजन यही है, जब बहुत सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ देते हैं तो उसका जो आकार होता है ना, उसको बोलते हैं पटलित। तो इसी वजह से जो क्रोड है उनको पटलित क्रोड और जो फ्रेम है उसको पटलित फ्रेम बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर यही लिखने वाला हूँ जो मैंने आपको समझाया। तो इसको मैं मिटा देता हूँ स्टूडेंट। क्वेश्चन बन सकता है, कभी कभी बनता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एडी करेंट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ लिखोगे डायनमो तथा मोटर के आर्मेचर, डायनमो तथा मोटर के आर्मेचर। आर्मेचर कुंडली नाम सुना होगा, देखो आपने हाई स्कूल में इस टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा, मोटर जरूर पढ़ा होगा, उसमें आर्मेचर कुंडली आपने जरूर पढ़ी होंगी, ठीक है ना। तो डायनमो तथा मोटर के आर्मेचर कुंडलियों के बीच, कुंडलियों की क्रोडों में तथा ट्रांसफार्मर की फ्रेम में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी कारण देखो यहाँ पर है क्या, डायनामो ले सकते हो या फिर मोटर, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। देखो इसी कारण क्या होगा स्टूडेंट, ऊर्जा की जो हानि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी कारण ऊर्जा की हानि
ऊर्जा की हानि बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। तो देखो जब भंवर धाराएं एडी करंट्स उत्पन्न हो रही हैं तो ऊर्जा की जो हानि स्टूडेंट वो बढ़ जाती है। इसलिए इन करोड़ों एवं फ्रेम को, इसलिए इन करोड़ों एवं फ्रेम को लोहे के एक टुकड़े के रूप में ना लेकर, फ्रेम को एक टुकड़े, लोहे के एक टुकड़े के रूप में हमें नहीं लेना है। लोहे के एक अकेले टुकड़े के रूप में ना लेकर, टुकड़े के रूप में ना लेकर, बल्कि बहुत से टुकड़ों को, बल्कि बहुत से टुकड़ों को किसी पेस्ट से चिपकाकर, किसी पेस्ट से चिपका देते हैं, चिपका देते हैं। तो क्या स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एक अकेला टुकड़ा यूज़ नहीं किया, बल्कि बहुत सारे टुकड़ों को आपस में चिपका लिया। बहुत सारी पत्तियाँ थीं लोहे की जो थीं, बल्कि बहुत से टुकड़ों को या पत्तियों को, कुछ भी कह सकते हो, बहुत सी पत्तियों को या टुकड़ों को किसी पेज से चिपका देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट, इन करोड़ों में प्रेरित धाराओं या भंवर धाराओं के लिए प्रतिरोध बढ़ जाता है। यहाँ यही लिखने वाले हो आगे, जिससे इन करोड़ों में प्रेरित धाराओं, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, भंवर धाराओं। राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, लिख लेना, ठीक है ना। भंवर धाराओं के लिए प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो भंवर धाराओं के लिए क्या हो गया, इनके मध्य प्रतिरोध बढ़ गया। अब प्रतिरोध बढ़ गया तो क्या होगा स्टूडेंट, जिससे ये छीड़ हो जाती हैं। अब ये जो प्रेरित धाराएं थी बहुत ज़्यादा प्रबल थी, बट अब क्या होंगी, बहुत ज़्यादा छीड़ हो जाएंगी। यही लिखोगे, जिससे ये प्रतिरोध बढ़ गया तो क्या हो जाएंगे, ये छीड़ हो जाएंगे। जिससे ये छीड़ हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती है। छीड़ का मतलब यहाँ पर क्या है, दुर्बल, छीड़ हो जाती हैं। समझ में आया क्या है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है यार, बस आप समझने का प्रयास करो, आप आसानी से इसको लिख पाओगे। इसलिए वहाँ ऊर्जा की हानि कम हो जाती है, इसलिए वहाँ ऊर्जा की हानि कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार की करोड़ों को पटलित करोड़, अब ये जो करोड़ बनी है ना, इस प्रकार की जो करोड़ बनी है या फिर जो फ्रेम बनेगा, उसको करोड़ को तो कहेंगे पटलित करोड़, पटलित करोड़, और जो फ्रेम बना है इसको कहेंगे पटलित फ्रेम, पटलित फ्रेम। तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्या बनेगा, डायनमो अथवा मोटर की जो आर्मेचर कुंडलियां हैं उनको पटलित, उनमें पटलित करोड़, और जो ट्रांसफॉर्मर में फ्रेम जो है पटलित क्यों बनाया जाता है। तो आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है कि डायनमो तथा मोटर की जो आर्मेचर कुंडलियां हैं उनकी जो करोड़ हैं तथा ट्रांसफार्मर की जो फ्रेम है, इनमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी कारण जो ऊर्जा की हानि है बहुत अधिक होती है। इसलिए इन करोड़ों एवं फ्रेम को लोहे के हमें एक अकेले टुकड़े के रूप में नहीं लेना है, बल्कि लोहे की बहुत सारी पत्तियां हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं, उनको आपस में हम किसी पेस्ट से चिपका देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इन करोड़ों में प्रेरित धाराओं के लिए या भंवर धाराओं के लिए जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा। अब प्रतिरोध बढ़ चुका है, प्रतिरोध का मतलब उनसे लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ चुकी है, जिससे जो भंवर धाराएं हैं वो छीड़ या दुर्बल हो जाती हैं। इसलिए वहां जो ऊर्जा की हानि है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार की करोड़ों को पटलित करोड़ तथा फ्रेम को पटलित फ्रेम कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, भंवर धाराओं से हानि तथा उनसे बचने के उपाय। अगर आप भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। दोलन रुद्ध धारामापी होता है डेड बीट गैल्वेनोमीटर, वहां पर इसका यूज करते हैं। प्रेरण मोटर, प्रेरण भट्टी और वैद्युत ब्रेक, इन सभी में हम इनका यूज करते हैं। किसका, भंवर धाराओं का। कहाँ, दोलन रुद्ध धारामापी में, प्रेरण भट्टी में, प्रेरण मोटर में और वैद्युत ब्रेक बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये स्टूडेंट बहुत सारे टॉपिक्स थे जो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है ना। भंवर धाराओं से हानि तथा उनसे बचने के उपाय पूछा जा सकता है। या फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, डायनमो अथवा मोटर के जो करोड़ हैं
जो क्रोड है अथवा ट्रांसफार्मर का जो फ्रेम है उसको पटलित क्यों बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।